तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, पढ़ लिख रहे होगे और जिंदगी का आनंद ले रहे होगे। अभी एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा, वो बोल रहा है सर पढ़ाई लिखाई के साथ जिंदगी का आनंद कैसे। बेटा असली आनंद यही है, इसी में सबसे ज्यादा आनंद है। और अपना जहां आनंद पा रहे हो उन सबको सीमित करो और आओ पढ़ाई की ओर केंद्रित हो। परीक्षा की डेट शीट आ चुकी है, आप सभी को पता है, तो थोड़े सीरियस हो जाओ, पढ़ो, सीखो, समझो और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आओ बेटा, चलो फटाक से आगे शुरू किया जाए, कंटिन्यू किया जाए बेटा। चलो, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कूलाम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था बेटा। क्या समझा इसमें, तुमने क्या समझा अभी तक? कोई आइडिया मुझे बताओगे, क्या समझा सर इसमें? बोलो बोलो बेटा। चलो, सर कूलाम्स लॉ का हमने वेक्टर फॉर्म भी देख लिया था। कुल मिला के कूलाम्स लॉ क्या था सर? कुल मिला के कूलाम्स लॉ क्या था सर? कूलाम्स लॉ क्या था? बताओ बेटा फटाक से, कूलाम्स लॉ क्या था? सर कूलाम्स लॉ कुछ और नहीं, केवल यही बताता था सर। कूलाम्स लॉ केवल ये बताता था कि अगर कोई दो चार्ज हैं, मान लेते हैं एक चार्ज है क्यू बेटा, एक चार्ज है क्यू और दूसरा भी है क्यू। चार्ज के नेचर से हमसे अभी मतलब नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, आइदर वो अट्रैक्टिव लग रहा होगा या रिपल्सिव। अगर दोनों सेम नेचर के होंगे तो इनके बीच में रिपल्सिव, अगर दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्टिव। तो कूलाम साहब ने बताया था कि ये F जो होता है ना सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समराइज करके हम लोगों ने लिखा था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, याद आ रहा है? फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम लोगों ने लिखा था K Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो याद आ रहा है ना कि हाँ सर हम लोगों ने ये देखा था? अरे बोलो, इतना याद आ रहा है कि सर हाँ हम लोगों ने ये देखा था। इसमें कोई दिक्कत बेटा? इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत नहीं। इतने में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताओ। आओ, अब इस कूलाम्स लॉ का जो हम लोगों ने प्रूफ देखा था बेटा, ये जो प्रूफ देखा, फिर इसका कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। पेपर में पूछा जा सकता है, खास करके सीबीएसई के बच्चों, जो तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको पूछा जा सकता है कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तुमको आता तो है ही है, केवल और केवल ये उल्टा सीधा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा देना है। पूरा प्रूफ था, पिछली वाली क्लास में मैंने दिखाया सिखाया था। आओ, अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। क्या देखेंगे बेटा? लिमिटेशंस। कूलाम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं, कहां कहां ये वैलिड नहीं होता। केवल और केवल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाद में हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं तो इन सब सारी चीजों को बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से पढ़ी जाती है। बट यहां पढ़ने के लिए कि ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। सर ये जो दोनों चार्ज ले रहे थे ना सर ये जो दोनों चार्ज हम ले रहे थे, जिनके बीच का हम फोर्स देख रहे थे ना, ये दोनों जो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कैसे चार्ज होने चाहिए बेटा? ये दोनों कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। पहली बात कि सर ये कैसे होने, कोई बड़ा चार्ज नहीं ले सकते हम। बड़ा चार्ज लेंगे तो कूलाम्स लॉ बेटा वायलेट कर जाता है। बड़ा चार्ज लेंगे तो कूलाम्स लॉ वायलेट कर जाएगा, पता चला, इसको ब्रेक कर जाता है। दूसरा बात, चार्ज स्टैटिक होने चाहिए। पता चला तुम चार्ज ले लो, ये चार्ज इधर मूव कर रहा है या ये वाला चार्ज इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है, तो चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा? स्टैटिक इन नेचर। कहां ये है? स्टैटिक इन नेचर। चार्ज हमेशा हमारा कैसा हो सर? स्टैटिक हो। स्टैटिक का मतलब बेटा रुका हुआ हो। हमारा चार्ज कैसा हो? रुका हुआ हो। सर और डेप्थ में जाएंगे तो हम इसको पढ़ते हैं, जो लोग बहुत डेप्थ में जान रहे होंगे इसको, वो जान रहे होंगे कि एक चार्ज अगर मूव करेगा तो कूलाम्स लॉ वैलिड है। रुका हुआ हो। चार्ज हमारा कैसा हो बेटा? रुका हुआ हो। चार्ज मूवेबल नहीं होना चाहिए, चार्ज मूवेबल नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, मीडियम डिपेंडेंसी होती है। तुम फार्मूला देख ही रहे थे कि फार्मूला क्या आ रहा था सर? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K क्या होता था बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो वो एयर के लिए, अगर एप्सिलॉन मीडियम लिख गया है, M लिख गया है, तो वो मीडियम के लिए। तो ये डिपेंडेंसी भी दिखाता है। और नॉट वैलिड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत बहुत ज्यादा छोटा। अगर इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा कर दोगे, बहुत ज्यादा कम कर दोगे, तो ये वैलिड नहीं होता। फिर ये अपने रूल को वायलेट कर जाता। क्यों कर जाएगा? कोई आइडिया?
कोई आइडिया बताओगे बेटा क्यों हो जाएगा ऐसा? तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। पांचवा वाला जो है, नो मैग्नेटिक और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट डज नॉट अकाउंट फॉर मैग्नेटिक, कुछ मतलब इस कहना ये चाह रहा है कि एक्चुअली में इसका मैग्नेटिक इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट से हमारे इस फोर्स पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और जो वेरी स्मॉल बात थी वो एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की जा रही कि वहां पर इस चार्ज को हम इस तरीके से नहीं देखेंगे। और लीनियर मीडियम एजम्पशन हमेशा हम चार्ज को कैसा मान के करेंगे बेटा? ये लीनियरली रहेंगे। और कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे जरा बताओ। लीनियरली का मतलब क्या होगा? एक ही प्लेन में, एक ही एक्सिस पर होंगे और एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। इतनी बात समझ में आई? पक्का 100% बेटा। चलो नोट डाउन करो इतना फटाक से नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी तुम्हारी इच्छा वो कर लो बेटा, वो कर लो, क्या ही बताएं, कर लो, नोट डाउन करो फटाक से। चलिए नोट डाउन हो गया होगा, आगे चलते हैं। की पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं कूलॉम्स लॉ के लिए वो हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? कूलॉम्स फॉर्मुलेटेड दिस लॉ इंटायरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। मैं इसके पहले भी जब पढ़ाया था, इसके पिछली वाली क्लास में भी तो मैंने बताया था कि ये लॉ पूरा किस पर बेस्ड है बेटा? एक्सपेरिमेंट पर। ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट है। द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज डज नॉट इन्फ्लुएंस द फोर्स बिटवीन टू स्पेसिफिक चार्ज। ये कह रहा है कि सर जैसे कोई एक तीसरा चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा, सर जैसे कोई एक तीसरा चार्ज आ जाएगा तो क्या ये इसके इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करेगा? क्या सर ये इसके इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करेगा? मतलब आओ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना ऐसा चाह रहा था बेटा कि मान लेते हैं ये दो चार्ज रखे थे, मान लेते हैं बेटा ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक चार्ज यहां रखा हुआ है बेटा Q, और एक दूसरा चार्ज यहां Q रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसको Q1 बोल लो, इसको Q2 बोल लो। क्या एक कोई तीसरा चार्ज Q3 आ जाएगा तो क्या इस चार्ज की वैल्यू, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? क्या इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इस चार्ज के आ जाने से इन दोनों के चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये यही लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज डज नॉट इन्फ्लुएंस द फोर्स बिटवीन द टू स्पेसिफिक चार्ज। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग देम। ये जो दोनों चार्ज होते हैं, देखो मैं बार बार जब भी बनाया हूं, यहां भी स्ट्रेट लाइन बनाया हूं, जहां भी देखोगे स्ट्रेट लाइन ही बनाता चला आया था। यहां देखो स्ट्रेट लाइन था, कहां चला गया? चलो होगा कहीं और, जहां भी होगा। मैंने लेकिन ये बताया था तुमको कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। ये दोनों चार्ज हमेशा कैसे होंगे बेटा? स्ट्रेट लाइन में, ऐसे स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, जो इसको बोलते हैं क्या है? ये एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? सेंट्रल फोर्स। कूलॉम्स लॉ डिस्क्राइब कंजर्वेटिव फोर्स। इसको अभी न्यूमेरिकल से हम लोग क्लियर कर लेंगे। कंजर्वेशन का मतलब आप सभी को पता है, द फोर्स बिटवीन द चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दस द फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर जब दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, कैसे होंगे बेटा? सेम मैग्नीट्यूड के। आओ अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं सेम कर दूं, क्या कर दूं बेटा? सेम कर दूं, और दोनों का नेचर अपोजिट कर दूं, इसको प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगा रहे होंगे? अट्रैक्शन का। सर ये भी इसको खींच रहा होगा और ये भी इसको खींच रहा होगा। तो जब दोनों तरफ से सेम अमाउंट का फोर्स अपोजिट इन नेचर इंप्लीमेंट होता है बेटा, तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रही है कि वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर सराउंडिंग इन मीडियम। जैसा बार बार बात की जा रही है, बार बार बात की जा रही है बेटा कि ये जो F है ये लिखा जा रहा है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये फोर्स केवल और केवल इन्फ्लुएंस हो रहा है K से, जो K है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन अगर मीडियम हो, अगर ये एप्सिलॉन नॉट है, यही एप्सिलॉन आपका क्या हो सकता है बेटा? अगर कोई मीडियम हो तो ये एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो, इतनी बात समझ में आई?
तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो ये सारे की पॉइंट्स नोट करिए। अगर समझ में आ गई हैं बेटा तो ये सारे की पॉइंट्स अपने लैंग्वेज में छोटे छोटे टॉपिक के फॉर्म में नोट करिए। फटाक से नोट कर डालिए बेटा, 1 मिनट में नोट कर डालिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आओ इसको भी देख लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है। कोई एक चार्ज है बेटा, अगर मान लेते हैं कि इस पर हमको फोर्स फाइंड करना था, फोर्स फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है किस पर, तीसरे वाले चार्ज पर। तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, जब 1 वाला लगाएगा 2 पर, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, यही तो लिखोगे। और सर इसके द्वारा भी एक फोर्स लगाया जा रहा होगा, वो लिखोगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ये क्या होगा बेटा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड 2। या तो इसी को लिख लेते हैं फोर्स नेट फोर्स ऑन किस पर बेटा, 3 पर। तो ये हो जाएगा F31 प्लस F32। इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर कैलकुलेट करोगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है सेम लगेगा। सर इस पर क्या लगेगा, F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक्चुअली में यहां तो Q1 है और दूसरा फोर्स इसका क्या है, Q1 Q3 बाई आर स्क्वायर, और ये होगा Q3 Q2, क्या होगा बेटा, Q3 Q2 बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई, इतनी समझ में आई। अगर समझ में आई बेटा तो फट से बोलो कि हाँ सर समझ में आई। ये इस सिस्टम का क्या हो जाएगा बेटा, एफ नेट, जैसा यहां पर लिखा हुआ है, जैसा यहां पर लिखा हुआ है। समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। कूलाम्स लॉ से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी बोलो किसके बारे में पढ़ा जाए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास लेकिन बाद में लगाएंगे, आज पढ़ लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बताओ जरा कोई, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी चार्ज का फील्ड। जैसे बोलते हो ना ये मेरी फील्ड है, बोलते हो कि नहीं, फील्ड के लिए बोलते हो, या टेरिटरी, क्षेत्र, रीजन, या जहां तक तुम्हारा प्रभाव हो, जहां तक चार्ज का प्रभाव हो। जैसे कोई जंगल है उसमें कोई शेर है तो वो शेर की होती है टेरिटरी, उस एरिया में और कोई नहीं आना चाहता, इसका मतलब वो उसकी टेरिटरी है। अगर कोई आ गया, गलती से कोई आ गया उसके रीजन में, तो फिर क्या होगा, अगर लाइन की टेरिटरी में कोई आ गया तो क्या होगा पता है ना आपको, अंजाम उसका क्या होगा। इसी तरीके मतलब वो क्या फील करेगा, एक फोर्स। जैसे ही लाइन की टेरिटरी में आएगा उसको एक फोर्स फील होगा, भय डर दिखेगा कि कहीं रगड़ न दिए जाए। ऐसे ही अगर किसी चार्ज की टेरिटरी में, किसके बेटा, किसी कोई चार्ज रखा है, मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कितनी ताकतवर होती हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। इनका क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे होती है, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये इनका एक रीजन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये जैसे तुम ध्यान से देखोगे तो ये इसका एक रीजन हो गया, ये इसकी एक टेरिटरी हो गई। इस टेरिटरी में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा बेटा, इस रीजन में, अगर इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज हम लाकर रखेंगे तो वो फोर्स फील करेगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन किसी चार्ज के द्वारा जनरेट किया गया जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाया जाए। टेस्ट चार्ज का मतलब यहां पर हम कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे, जरा ध्यान से सुनना। क्या लाएंगे सर आप, टेस्ट चार्ज। क्या लाऊंगा बेटा मैं यहां, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे बेटा, क्यू नॉट। क्या बोलेंगे, क्यू नॉट। और हमेशा इसे कैसा लेंगे सर, इस टेस्ट चार्ज को हमेशा हम कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव। कैसा लेंगे, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लेंगे, कन्वेंशनली ऐसा कहा जा रहा है कि हम पॉजिटिव लेके ही सारी फिजिक्स सॉल्व करते चले आए हैं,
तो हम पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे और आपके फॉर्मूले में वेरिएशन न दिखे। ठीक, तो जब इस तरीके का कोई टेस्ट चार्ज उठाकर बेटा, इस तरीके का कोई टेस्ट चार्ज उठाकर हम इसकी टेरिटरी में लाएंगे, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर हम लाते हैं, कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उठाकर लाते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगा, ये धक्का मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा? अरे बोलो, यहां पर आएगा तो फोर्स फील करेगा, लेकिन अगर यही टेस्ट चार्ज मैं यहां रखूंगा तो क्या कोई फोर्स फील करेगा? क्या कोई फोर्स फील करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसकी टेरिटरी या इसका एरिया केवल यहीं तक है, यहां पर इसका कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। इतनी बात समझ में आई? बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डिफिनीशन लिखेंगे। चलो फटाक से लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग बनाइए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ रीजन, it is a region provided by a charge. It is a region provided by a charge where any test charge experienced force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको लिख लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा, an electrostatic force। बात समझ में आई बेटा? बेटा बात समझ में आई? क्या सर जो समझाए वही लिखवाए? एकदम वही लिखा है कि इट इज अ रीजन, ये एक ऐसा क्षेत्र है, इट इज अ रीजन प्रोवाइडेड बाय अ चार्ज, किसी एक चार्ज के द्वारा, वेयर एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई कि सर ये एक ऐसा रीजन है, सर ये एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाते हैं, जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाते हैं तो वो क्या फील कराता है सर मुझे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या फील कराता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या फील कराता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसे भी हम क्या बोलते हैं सर? इसे भी बोलते हैं हम क्या? इसे भी हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे भी हम बोलते हैं, इसे भी क्या बोलते हैं? इसे भी क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफिनीशन। इस हिसाब से बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो इस हिसाब से यहां पर क्या मैं ये लिख सकता हूं, जरा मेरी बात बताना बेटा, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला हूं? पर यूनिट। तो पर यूनिट किसका बेटा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमारा क्या था? क्यू नॉट। लिख सकते हैं सर, बहुत आराम से सर आप लिख सकते हैं इसे। इसको लिखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर अगर दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो क्या इसको मैं ऐसे और लिख लूं? कैसे सर? सर इसको क्या मैं ऐसे लिख लूं? E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। बोलो एक बार, क्या इसको मैं ऐसे लिख लूं? E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। बोलो फटाक से, लिख सकता हूं? बोलो,
लिख सकते हैं अगर सर आप अगर लिख सकते हैं तो इसके बारे में दो बातें। पहली कि ये वेक्टर है। कैसी क्वांटिटी है सर? ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम और न्यूटन कूलाम इनवर्स ऐसे भी लिखा जा सकता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब ये बताओ मुझे एक कॉन्सेप्ट ये बताना कि ये जो तुम टेस्ट चार्ज ले रहे हो बेटा, ये जो तुम टेस्ट चार्ज ले रहे हो, इस टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए सर? ये बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर? सर कैसा होना चाहिए? वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होना चाहिए। क्यों सर? टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों बहुत कम होना चाहिए? कोई मुझे बताएगा इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों बहुत कम होना चाहिए? आओ मैं समझाता हूं। देखो बेटा, मुझे इस चार्ज का, क्यू चार्ज का, इस प्लस क्यू चार्ज का क्या फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। इस टेस्ट चार्ज की मुझे इस पॉजिटिव क्यू चार्ज का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इतनी बात समझ में आई? इसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम कोई छोटा चार्ज ला रहे हैं क्यू नॉट, ये बहुत स्मॉल है, तो ये हमको कैसे फायदा करेगा ये देखो। जब हम ये अगर मान लो कोई बड़ा चार्ज रख देते हैं, इसके साथ ही कोई हम एक बड़ा चार्ज रख देते हैं, तो ये भी चार्ज कुछ ना कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अरे बोलो, आखिर ये चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है या अपनी कोई टेरिटरी बता रहा है, तो इसकी भी अपनी कोई टेरिटरी होगी। इसकी अगर ये बड़ा चार्ज लेंगे तो बड़ी टेरिटरी होगी, बड़ा एरिया होगा, बड़ा रीजन होगा, जो इसके रीजन को इफेक्ट डालेगा, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स पर इफेक्ट डालेगा। अगर इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी तो हमको तो कैलकुलेट इसका करना था ना भाई। जब ये भी जनरेट करेगा तो फिर हम इसका रीजन कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? इसका रीजन कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? चलो और एक छोटे से एग्जांपल से और समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पास दो मैग्नेट के बार है, दो मैग्नेट के बार है। एक मैग्नेट का बार है, उसका तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड या उसकी मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? घर पे करके देख लेना। एक मैग्नेट लेना, नॉर्थ पोल वाला सामने रखना, एक साउथ पोल वाला दूसरा मैग्नेट रखना। ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स दिखा रहे होंगे, ठीक। चलो एक बार इसको यहां रखना और यहां रखना, इतनी दूरी पर, कुछ सेम डिस्टेंस पे। चलो थोड़ा यहां पर करके मैं बोर्ड पे समझाता हूं। देखो क्या होगा बेटा, मान लेते हैं ये मैग्नेट का हमारा पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका दूसरा मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। इसका भी अपना कोई रीजन होगा, मान लेते हैं इसका रीजन यहां तक होगा, ठीक। और इसका भी रीजन कुछ रहा होगा। इसका रीजन मान लेते हैं बेटा यहां तक है। कहां तक है? यहां तक है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब देखो, इसका रीजन यहां पर आके इसके रीजन से मैच किया। अगर मैच कर गया बेटा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके रीजन में आ गया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो अट्रैक्ट कर लेगा। ये जबकि रखा यहां पर है, यहां पर रखा है, तो ये समझ में आया। अगर इसी तरीके और इसका स्पष्ट हमको समझना है तो ये हमारे पास एक मैग्नेट बार है बेटा नॉर्थ का। इसका सर आपने रीजन बताया कि यहां तक है। अगर यहां तक है सर तो एक कील हमारे पास यहां रखी है, नेल हमारे पास यहां रखी है। क्या ये इस नेल को अट्रैक्ट कर पाएगा? क्या ये इस नेल को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर इसके पास अपनी कोई फील्ड नहीं है जो इसके फील्ड में आके मैच करे और इसको अट्रैक्ट करने का मौका दे। इसी तरीके से ये नेल जैसा ही हम अपना एक टेस्ट चार्ज रखेंगे जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस नेल को उठाकर हम धीरे 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 पास लाएंगे और पास लाके जब इस नेल को यहां रखेंगे बेटा, यहां पर जब इस नेल को रखेंगे तो ये नेल अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हम ये समझ गए कि अच्छा यहां तक इसका फील्ड है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई बेटा? पक्का समझ में आई? बोलो क्या मेरी बात समझ में आई?
मेरी बात समझ में आएगी नहीं? जैसे ये वाला नेल यहां से यहां नहीं अट्रैक्ट हो रहा था, फिर इस नेल को उठाकर मैंने यहां रखा, जैसे ही इसकी टेरिटरी में आएगा अट्रैक्ट हो जाएगा। तो उससे मुझे ये पता चल गया कि अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां तक है, लेकिन ये मैग्नेट जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये दूर रहते हुए भी अट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैच कर रही थी। तो दूर होने, तो हम इस कारण पता नहीं कर पा रहे थे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां तक है कि यहां तक है कि यहां तक है, नहीं पता चल रहा था, क्योंकि हम यहां रखे ये अट्रैक्ट हो गया, पता नहीं कहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। ये तो मैंने देखने के लिए बनाया हुआ है। इसी तरीके से सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा ये हमारा टेस्ट चार्ज होता है। सब गायब हो गया है सिस्टम से। चलो फिर से मैं बताता हूं कि इसी तरीके से ध्यान देना। फिर से बेटा ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं ये किस पे जनरेट डिपेंड कर रही हैं? टेस्ट चार्ज पे। ये हम टेस्ट चार्ज की बात कर रहे थे। सर जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा, जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा सर वो कैसा होगा? वेरी वेरी स्मॉल। कैसा होगा बेटा? वेरी वेरी स्मॉल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेस्ट चार्ज हमारा बहुत स्मॉल क्यों होगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो इस फोर्स पर कोई इन्फ्लुएंस न डाले, कोई प्रभाव न डाले। अच्छा, वेरी वेरी स्मॉल का मतलब पता है? 10⁻⁴ के आसपास की बात कर रहे हैं। सर मुझे मैथ आती है, मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ हूं, मुझे पता है। आप जैसे ही इसको 0 करोगे, जैसे ही मान लो ये उठाकर यहां पुट करोगे, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? F/0, जो क्या बताता है बेटा? नॉट डिफाइंड। क्या बताता है? नॉट डिफाइंड। तो सर ये कैसे आपकी बात सही होगी? अरे सही होगी बेटा, सब सही होता है यहां। आओ दिखाते हैं कैसे सही होने वाली है बात। इतनी बात समझ में आई कि ये कैसे सही होगा सर? इतनी बात समझ में आई बेटा कि ये नॉट डिफाइंड कैसे सही होगा? नोट कर लीजिए यहां तक। चलो आओ जरा देखते हैं कैसे हमारी बात सही हो रही है। बेटा ये एक चार्ज था जिसकी मुझे टेरिटरी पता करनी थी। मैंने एक टेस्ट चार्ज उठा के रखा। बोलो इस टेस्ट चार्ज का मैं फोर्स पता करूं, इसका फोर्स पता करना है। अगर इसका फोर्स देखूंगा तो वो क्या लिखूंगा सर मैं? F = K Q ये वाला और ये Q0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं बेटा R है, तो क्या हो जाएगा? R²। इतनी बात समझ में आई? बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? अब आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम क्या जानते हैं सर? F/Q0। F निकाल लिया है, उठाकर रखो। Q0/R² Q0। अरे सर ये क्या हुआ? Q0 से Q0 तो मर गया, तो यहां क्या आ गया? KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई सर? KQ/R²। पता चला ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है सर? सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है सर? टेस्ट चार्ज पर ये डिपेंड, टेस्ट चार्ज पर नो डिपेंडेंसी। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई कि इसकी टेस्ट चार्ज पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है? इतनी बात समझ में आई? देखो ना भाई, टेस्ट चार्ज एलिमिनेट हो गया है, तो इसलिए ये इनफाइनाइटली स्मॉल होकर भी, ये 10⁻⁴ के आसपास होकर भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन पर कोई इंपैक्ट, कोई असर, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है। इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो एक बार थम्स अप करिए बेटा। अगर समझ में आई है तो एक बार थम्स अप करिए। चलो अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना हमारी बेटा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो हमारी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। किससे निकलती हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं। कैसे सर? आओ देखो जरा। ये हुई ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं
और नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं। मतलब सर, मतलब ये कि बेटा ये ऐसे 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 बाहर की ओर जा रही हैं और यहां से ये अंदर की ओर आ रही है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? ये ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की ओर जाएंगी और पॉजिटिव से और नेगेटिव में हमेशा अंदर की ओर आती हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई बेटा? चलो, अगर इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। फटाक से हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या है सर? कौन सी बला है? आओ देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का तो नाम सुना होगा तुम लोगों ने, बहुत अच्छे से सुना होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है? क्या चीज है बेटा डाइपोल? बताओ जरा मुझे। सर डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, सर डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज अपोजिट नेचर के बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए होते हैं। सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। आओ इधर आओ बेटा। सर दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, मतलब ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, बट सर ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड है ना? मैग्नीट्यूड तो सेम है बेटा, इतनी बात समझ में आई? दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दे आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, बट दे आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, दे आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। इसी को हम बोलते हैं बेटा डाइपोल। इसी को क्या बोलते हैं? डाइपोल। इतनी बात समझ में आई? तो लिखो जरा, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड अ डिस्टेंस। क्या सर? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर separated by distance r, डिस्टेंस r। अभी इस केस के लिए जो मैंने फोटो बनाया है उसके लिए डिस्टेंस r लेके चलेंगे, उसके लिए बेटा डिस्टेंस r। अभी जनरली तुम जब इसको करोगे सॉल्व तो हम लोग यही r लगभग 2a के बराबर लेके चलते हैं। क्यों लेके चलेंगे सर इस r को 2a के बराबर? जब इसके हम डेरिवेशन करेंगे तो हमको इसका महत्व समझ में आएगा। तो सर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर इज कॉल्ड बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? चलो अब हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाम सुना होगा तुम लोगों ने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? बताओ मुझे फटाक से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बोलो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जल्दी एक्सप्लेन करो फटाक से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? आओ समझते हैं। सर ये चार्ज जो है, एक Q है, दूसरा माइनस Q है और ये डिस्टेंस है 2a। तो ये क्या होता है? ये सर कुछ और नहीं, डिस्टेंस और किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। इससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? P से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? बोलो फटाक से, बोलो बेटा।
सर ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, कोई एक चार्ज, ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज सेपरेटेड, प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज बाई द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्या लिखा है सर? सर प्रोडक्ट हमको करना है, जरा ध्यान से देखना क्या लिखा है सर। सर डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? ईदर चार्ज, किसी एक चार्ज का, चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, चार्ज का, किसी एक चार्ज का, बाई द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? 2a। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? P इक्वल टू 2qa। तो अब याद रहेगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर, बोलो फटाक से याद रहेगा। डाइपोल मोमेंट बहुत इजी है सर। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक टेरिटरी थी, एक रीजन था जहां तक वो अपना प्रभाव छोड़ता था। फिर हमने क्या देखा कि सर डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या होते हैं? दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज जो बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखे जाते हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने 2a ले रखा था। फिर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या होता है सर? प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस विद द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, वो जितने सेपरेशन डिस्टेंस से सेपरेट हुए होते हैं उसका प्रोडक्ट, उसका बेटा प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? चलो यहां तक अगर समझ में आ गई है तो मुझे अब ये बताओ, मुझे ये बताओगे बेटा कि इसका यूनिट क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी? बताओ जरा, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी यूनिट क्या होगी? वेक्टर है कि स्केलर है? सर ये वेक्टर है। सर यूनिट क्या होगी? ये कूलाम है और ये डिस्टेंस है, ये कूलाम है और ये डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर, हो जाएगी बेटा। इसकी डिस्टेंस यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम मीटर। सर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन कैसा होता होगा? इसका डायरेक्शन बेटा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन कैसा था सर? जो चार्ज थे कहां से जनरेट हो रहे थे? पॉजिटिव से। किसकी तरफ जा रहे थे? नेगेटिव की तरफ। और इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई? बोलो इतनी बात समझ में आई? नोट हो गया? चलो नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड करेंगे बेटा एक डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। जरा ध्यान से देखना, ये भी दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है बेटा एक्सियल, एक्सिस पर, और एक होता है इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। तो जो हमारा एक्सियल होता है वो वाला हम फाइंड करेंगे और एक्सियल वाला केस करेंगे। कौन सा केस करेंगे बेटा? एक्सियल का। एक्सियल का केस जरा ध्यान से देखना। आओ सर, ये हमारा दोनों चार्ज हैं, डाइपोल है तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। इन दोनों, थोड़ा सा इधर बना लेता हूं सर। एक है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, इससे ये माइनस क्यू चार्ज पर बेटा, यहां माइनस क्यू है, और इससे बेटा इसके सेंटर से, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर बेटा? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है बेटा? पी। वो पॉइंट क्या है बेटा? पी। इसके सेंटर से, इन दोनों के चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर हमको क्या बताना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? डाइपोल। ये डाइपोल है, इस डाइपोल का अपना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर, वो मुझे बताना है, वो मुझे बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि सर इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बताना है। चलो आओ कैलकुलेट करते हैं। सर अगर ये डिस्टेंस आर है तो मुझे मेरे मास्टर ने बताया था
कि इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा वो a होगा। क्यों a होगा? क्योंकि आई नो वेरी वेल ये टोटल डिस्टेंस कितना था 2a। सर आपने बताया था कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना था, ये 2a। इतनी बात समझ में आई बेटा? इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। चलो अब देखो जरा ध्यान से देखते चलना। सर इस चार्ज से यहां पर इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बताना है। बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। एक्चुअली में यहां कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है, लेकिन वो टेस्ट चार्ज तो खत्म हो जाता है, तुमको पता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो सर यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमको क्या करना होगा? बोलो बेटा। सर यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा? r प्लस ए। बोलो इतना ही होगा। ये टोटल r, ये वाला a, ये कितना a, तो टोटल कितना r प्लस ए। तो चलो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बेटा? पॉजिटिव क्यू के कारण। किसके कारण? पॉजिटिव क्यू के कारण। तो क्या होता था ये? अरे बोलो क्या होता था? F अपॉन क्यू नॉट होता था। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता था। क्या आता था? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो आता था। हाँ सर, तो क्या आएगा? के क्यू, क्यू कितना है? क्यू। आर स्क्वायर इनके बीच का डिस्टेंस x प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं बेटा? बेटा इतना समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया सर। दूसरा वाला सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा? माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बेटा आर है, ये बेटा आर प्लस ए था, आर माइनस ए। देखो क्यों आर माइनस ए? सर ये यहां से अब हम देखेंगे तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है? ए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से ये डिस्टेंस आर माइनस ए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस आर माइनस ए हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे, हल्का सा पेशेंस रखोगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? ई नेट। क्या चाहिए बेटा? ई नेट। अरे बोलो यही तो चाहिए। ई नेट हम क्या करेंगे सर? इन दोनों को ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। चलो अगर समझ में आई तो अगले स्लाइड पर इस वैल्यू को रखते हैं। सर क्या हो जाएगा? ई नेट इक्वल टू क्या आया था? के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? पक्का समझ में आ गई? चलो अच्छी बात, समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। के क्यू दोनों जगह से कॉमन हो सकता है। बिल्कुल सर। सर ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस का साइन यहां जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है? तो हम लोग वहां क्या लिखेंगे बेटा? बोलो जल्दी क्या लिखेंगे? सर हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो ये हो जाएगा के क्यू। सर इसको खोलते हैं, इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। सर इसको ओपन करते हैं तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस का माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 2ra ओपन हो गया और यहां क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। यहां मुझे दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस 2ra माइनस 2ra माइनस 4ra माइनस 4ra। चलो एक स्टेप और लिख ही लेता हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? माइनस 2 इंटू 2 ए है, ए लिख लेता हूं आर के क्यू। चलो एक बार लिखना ही पड़ेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो तुमको पता है कुछ दिमाग में चल रहा है सर, थोड़ा थोड़ा चल रहा है कि अगर 2aq आ जाए कहीं, सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर 2qa इक्वल टू p। अभी पीछे पढ़ा था, याद आ रहा है? देखो पीछे
सब साफ हो गया, पीछे वाला बेटा गायब हो जा रहा है, बोर्ड कम काम कर रहा है। तो ये डाइपोल मोमेंट था ना, हम ये रख सकते हैं क्या, बोलो, ये रख सकते हैं? हाँ सर रख सकते हैं। तो हम रखेंगे -2, इसकी जगह क्या रखेंगे बेटा, इसकी जगह क्या रखेंगे, P, KRP, यही रखेंगे। बोलो, ये R हो गया, ये K हो गया, इन दोनों की जगह P अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, E नेट। यहां तक समझ में आया? बोलो, यहां तक समझ में आया? ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इतने ही फार्मूले से काम चलेगा क्या सर? नहीं, इसको एक स्टेप और थोड़ा सा डिराइव करेंगे बेटा, हल्का सा और डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे सर? ये कहानी इतने पे ही नहीं रोकता है, ये पूछता है कि ये कहानी आप तब बताओ जब डाइपोल हमारा कैसा हो, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब बेटा मेरे से समझ लेना जरा, ये डाइपोल है सर, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू है, तो सर इसका ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, जिसे हमने 2a बोला था, जिसे हमने 2a बोला था, ये बहुत छोटा होगा, बहुत बहुत ज्यादा छोटा होगा कंपेयर टू दिस r, इस r के। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं a इज वेरी 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 लेस देन r। तो यहां पर इस फार्मूले में a को निगलेक्ट किया जा सकता है, a को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर यहां हम लिख सकते हैं a लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर बेटा, टेंस टू 0 है। तो इसको जब हम इस फार्मूले को थोड़ा सा संभाल कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2kpr अपॉन में r की पावर 4। बेटा ये 2 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया है। इतनी बात समझ में आई? सर इस r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2kp/r3। अरे लल्ला, फार्मूला हो गया प्रूफ, यहां तक ही तुमको करना होगा। अगर तुमसे पूछेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस, तब आपको यहां तक करना होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई बेटा तो एक बार थम्स अप कर दो, समझ में आई तो एक बार थम्स अप कर दो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इससे ज्यादा क्या ही करोगे, तो कम से कम इतना ही करो। समझ में आया डेरिवेशन? नहीं समझ में आया हो, जहां डाउट हो पीछे जा सकता हो, पूछ लो। बोलो बेटा, इस जो स्लाइड आपको दिख रही है इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपना कमेंट करे फटाक से। तो कोई डाउट किसी को नहीं है? चल, पक्का नहीं है? समझ में आया डेरिवेशन? पूरी तरीके से समझ में आया? तो आप सभी को पता है कि ये जो अपने टारगेट 95 सीरीज चल रही है बेटा, ये टोटल बोर्ड ओरिएंटेड है। आप सभी का बोर्ड का डेट शीट आ गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। प्रिपरेशन में हम लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से डेली आपको एक लेक्चर दिया जाता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायो का हो। वीक में 6 लेक्चर आपको मिल रहे हैं, मतलब हर चैप्टर का, मतलब हर सब्जेक्ट का 2 लेक्चर। फिजिक्स के 2 लेक्चर वीक में मिलेंगे, केमिस्ट्री के 2 मिलेंगे और मैथ या बायो के 2 मिलते रहेंगे। तो आप सभी प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़िए, रिप्लाई मैं खुद करूंगा। मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड केमिस्ट्री वाले सर सब केमिस्ट्री का रिप्लाई करेंगे, मैथ बायो वाले सर मैथ का रिप्लाई, बायो का रिप्लाई कर रहे होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आपको लगता है कि सर ये चीजें और करनी चाहिए आप लोगों को, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज, व्यूज हमको छोड़िए, हम वहां देखेंगे, समझेंगे और हमसे जो मैक्स टू मैक्स हो सकता है बेटा वो करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। हाँ बेटा, एक चीज और, ये तो हमने एक्सियल वाला किया है ना, कल वाली क्लास में इक्वेटोरियल वाला करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप समय से क्लास में आ जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।